जय हिंद दोस्त। आज पेट की परीक्षा की दृष्टि से हम लोग अर्थव्यवस्था की जो एक रीढ़ कही जाने वाली मौद्रिक नीति, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये मौद्रिक नीति किसी भी पाठ्यक्रम में यदि अर्थव्यवस्था आपके सिलेबस में है तो उस अर्थव्यवस्था में आरबीआई की मौद्रिक नीति से प्रश्न ना आए ये असंभव है। और वो प्रश्न कहाँ से आएगा, स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में बात की जाए तो वो आता है टर्मिनोलॉजी से। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या है, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है उसमें जो टर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे रेपो रेट हुआ, रिवर्स रेपो रेट हुआ, सीआरआर हुआ, एसएलआर हुआ, ये चार। और यही चार आज हम लोग पढ़ेंगे और उसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पूरा फोकस करिएगा, मैं आपको समझाने का बेहतर प्रयास करूंगा। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न आएंगे ही आएंगे, आपको परीक्षा में बिल्कुल एहसास हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्या है, रेपो रेट। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे हम लोग हैं, एक आम आदमी है, ठीक है, कोई भी इसमें आ सकता है, उसके पास वो कमा रहा है, खा रहा है, ठीक है, तो पैसा कमा रहा है, पैसा कहाँ रखेगा, अपने घर पे रखेगा। लेकिन अगर उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है तो वो उसे लेके जाता है कहाँ कहाँ लेके जाता है, वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक इसको बोलते हैं। और ये कॉमर्शियल बैंक कौन होते हैं, आपका जितना भी ये एसबीआई हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हुआ, एचडीएफसी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, जितने भी बैंक हैं वो सारे बैंक किस में आते हैं, कॉमर्शियल बैंक में। ठीक है, यही जो है आम आदमी अपना पैसा ले जाके जमा करता है और यहीं से लोन भी लेता है। ठीक, और फिर ये जो वाणिज्यिक बैंक है इसके ऊपर एक और संस्था है, इसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि ये जो है आरबीआई बैंकों का बैंक है। क्या है, बैंकों का बैंक, बैंक ऑफ बैंक्स। ओके, या इस तरह समझ लीजिए कि ये कॉमर्शियल बैंक जो है इसका पापा कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाऊंगा रेपो रेट। ये रेपो रेट है क्या, ठीक है, जैसे हम लोग वाणिज्यिक बैंक में पैसा जमा करते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम इस बैंक से लोन ले लेते हैं। मान लीजिए हम 100 रुपये यहाँ से लोन लिए, ठीक है, वाणिज्यिक बैंक से मैं गया बैंक में और बोला भैया मुझको 100 रुपये लोन दे दीजिए। तो ये 100 रुपये तो मुझको देंगे, लेकिन क्या 100 रुपये ही लेंगे, बिल्कुल नहीं। वो जब पैसे लेंगे तो वो कुछ परसेंटेज ब्याज के हिसाब से लेंगे। मान लीजिए 14% ब्याज लेंगे, तो जब मुझको इनको पैसा देना होगा एक टाइम लिमिट के अंदर तो मैं इनको 114 रुपया दूंगा। लिया कितना, 100 रुपया, दे कितना रहा हूँ, 114 रुपया। तो बैंक के कमाई का जरिया क्या हो गया, यही ब्याज, 14 रुपया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्याज। अब ठीक इसी तरह यहाँ होता है वाणिज्यिक बैंक और आरबीआई के बीच यही घटना घटती है। इसको आप समझने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, पूरा तसल्ली से देखिए। ये वाणिज्यिक बैंक है और ये आरबीआई है। आरबीआई मतलब बैंकों का पापा, ठीक है। ये पापा से वाणिज्यिक बैंक जो है वो उधार लेता है, कितना, 100 रुपये। 100 रुपये कमर्शियल बैंक बोलता है कि आरबीआई मुझे 100 रुपये की ज़रूरत है, मुझे 100 रुपये चाहिए, ठीक है। तो ये कहता है ठीक है मैं तुमको पैसा तो दूंगा लेकिन कुछ ब्याज लगेगी, उस ब्याज पे दूंगा। अगर मैं तुमको 100 रुपये दे रहा हूँ तो कल जब तुम मुझको वापस करोगे तो मुझको 4% या जो कुछ भी ब्याज इसके द्वारा निर्धारित होगी उसके साथ देना होगा। तो ये 100 रुपया तो इनको दे दिया, लेकिन जब इन वाणिज्यिक बैंक इसको देगा तो वो 104 रुपये। ठीक, तो यही जो 4% का ब्याज लगा है, मतलब ये जो भी निर्धारित हो, ये जो ब्याज लगा है यही आरबीआई का फायदा हो जाता है। तो रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, अब इसको पूरी ध्यान से समझिएगा कि जब वाणिज्यिक बैंक किससे, आरबीआई से, मतलब अपने, अब एक तरीके से समझ लीजिए अपने पापा से पैसा मांगता है तो पापा जो है कुछ ब्याज दर के आधार पर इनको ऋण उपलब्ध कराते हैं अपने कॉमर्शियल बैंक को, ठीक है। वही ब्याज दर क्या कहलाती है, रेपो रेट। ठीक, आरबीआई
पैसा देती है, मतलब ऋण देती है किसको, कॉमर्शियल बैंक को, जिस ब्याज दर पे देती है वो होता है रेपो रेट। ठीक, तो क्या हो गया इसका सही जवाब, रेपो रेट क्या हो गया, कॉमर्शियल बैंक को ऋण उपलब्ध कराने के उपलक्ष्य में आरबीआई द्वारा लगाई गई ब्याज दर। ठीक, कॉमर्शियल बैंक्स को ऋण उपलब्ध कराने के उपलक्ष्य में आरबीआई द्वारा लगाई गई ब्याज दर यही रेपो रेट होती है। मतलब वाणिज्यिक बैंक इसे आरबीआई से पैसा जब लेता है, मतलब आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को ऋण उपलब्ध कराती है, उसके एवज में जो ब्याज लगाती है वही रेपो रेट कहलाता है। दूसरा देख लीजिए, रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट क्या होता है भाई, रेपो रेट इतना तो इसमें दिया ही है और इसमें केवल रिवर्स कर दिया है, तो बिल्कुल सही, यही चीज़ उल्टी हो जाती है। अब तक क्या था, कॉमर्शियल बैंक को ऋण दे रहा था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर मान लीजिए अब यहाँ उल्टा होगा, अब ये कॉमर्शियल बैंक जो है इसको पैसा देगा तो कहेगा अब तक तो आपने मुझसे पैसा लिया और ब्याज ली, अब मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं आपको दे रहा हूँ और मुझको इस पे ब्याज चाहिए। तो ठीक वही चीज़ होती है, रेपो रेट का उल्टा हो जाता है। इसमें कॉमर्शियल बैंक ऋण उपलब्ध कराता है या अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करता है और उसके एवज में कुछ ब्याज लगाता है, वही रेपो रेट हो जाता है। तो वेरी सिंपल, इसको आप समझने के लिए बस सिर्फ इतना सा कर लीजिए कि जो रेपो रेट है उसमें ये जो आरबीआई है इसको कॉमर्शियल बैंक को ऋण देता है और ठीक उल्टा रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक इसको ऋण देता है और उस पर कुछ ब्याज दर लगाता है। ठीक, तो ये हो गया क्या आपका रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं सीआरआर और एसएलआर। अभी आखिर सीआरआर और एसएलआर है क्या। सीआरआर इसका फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो, मतलब मुद्रा आरक्षित अनुपात, और दूसरा होता है एसएलआर, इसका मतलब होता है सेंचुरी लिक्विडिटी रेशियो, सीमांत तरलता अनुपात। ठीक, अब ये आखिर सीआरआर होता क्या है। देखिए, एक बैंक जो है, मान लीजिए एक बैंक खोलता है कोई, मंगलम बैंक मान लीजिए, ठीक है, मंगलम बैंक खोला जाता है। ठीक, कौन सा बैंक, मंगलम बैंक। ये मंगलम बैंक खुलता है तो इसके खुलने के लिए कुछ नियम है, कुछ कानून है जो कि ये आरबीआई बनाती है। किसके तहत, आरबीआई एक्ट होता है, आरबीआई एक्ट। हर एक चीज़ अति महत्वपूर्ण है, 1934। ठीक है, अभी मैं आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो भी आपको कवर करा दूंगा। बस ये 2 टर्म आप समझ लीजिए, इसके बाद कुछ फैक्ट्स हैं उसको कवर कर लीजिए। पूरी मौद्रिक नीति से जो भी प्रश्न बनेगा यहीं से बन जाएगा। ठीक है, और बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो आप कहीं से पढ़ भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि जब आप कोई बैंक बनाते हैं या कोई बैंक बनता है तो उसको इसके तहत जो है लाइसेंस प्राप्त करना होता है। ठीक, तो लाइसेंस प्राप्त करने में एक बात कही गई है कि मंगलम बैंक में जो भी पूंजी है, ठीक है, जो भी पूंजी है उसका एक निश्चित अनुपात आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 4% सीआरआर का निर्धारण किया है आरबीआई ने। ठीक है, और मंगलम बैंक के पास कुल पूंजी कितनी है, 100 करोड़। ठीक है, मंगलम बैंक के पास कुल कितनी पूंजी है, 100 करोड़, और सीआरआर 4% निर्धारित किया गया है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा।
तो 100 करोड़ में से 4% जो है वो इसके पास रखना पड़ेगा, किसको, जो है वाणिज्यिक बैंक को। तो 100 करोड़ में से 4% मतलब 4 करोड़ रुपया इसके पास, ठीक, 4 करोड़ रुपया इसके पास रखना पड़ेगा, ठीक है। उस पर आपको कोई ब्याज वाज नहीं मिलेगा, मतलब वाणिज्यिक बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता है। तो यही क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास वाणिज्यिक बैंक द्वारा जो मनी रखी जाती है वो जिस पे ब्याज नहीं मिलता है वही कैश रिजर्व रेशियो होता है, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए SLR। SLR क्या होता है, सीमांत तरलता अनुपात। जैसे ये भी जो है SLR और CRR ये दोनों इसके द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये घोषित किए जाते हैं कि कितना प्रतिशत है। तो SLR मान लीजिए 18% है, ठीक। तो SLR का मतलब इस वाणिज्यिक बैंक को, CRR तो इसने वहाँ जमा कर दिया, और SLR ये अपने पास रिजर्व फॉर्म में रखेगा। रिजर्व फॉर्म में कितना रखेगा, 18%। तो 100 करोड़ मान लीजिए, अभी हमने इसकी पूरी पूंजी देखी थी, तो इसमें से 18 करोड़ ये क्या करेगा, अपने पास इसको रखेगा, रिजर्व फॉर्म में रखेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको अपने पास रखेगा, एक रिजर्व फॉर्म में रखेगा, मतलब इसको खर्चा नहीं करना है उसे। तो 100 करोड़ में से 18 करोड़ और 4 करोड़, तो 18×4 22 करोड़ रुपया तो इसका रिजर्व हो गया, 22 करोड़, बचा कितना, 78 करोड़, ठीक है। तो अब जो 78 करोड़ की पूंजी रहेगी वो ये मंगलम बैंक जो है इसको लोन दे सकता है लोगों को, और अपना प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो कमा सकता है। लेकिन ये जो 18 करोड़ SLR के रूप में अपने पास रखता है, और CRR के रूप में 4% जो है वो RBI के पास रखता है। तो मेन चीज़ आपके समझने के लिए क्या है कि CRR क्या है, SLR क्या है। CRR वो मुद्रा है जो आरक्षित रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखता है, और SLR क्या है, SLR जो है वो ये RBI बोलता है कि आप अपने पास जो है कुछ मुद्रा, मतलब जितना ये रेट निर्धारित किए रहते हैं, जैसे 18% है तो 18% अपने पास रिजर्व रखेंगे, ठीक। और वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, या तो आपके पास कैश हो, नहीं तो आपके पास गोल्ड हो सकता है, नहीं तो आपके पास ये शेयर और बॉन्ड होते हैं, उसके फॉर्मेट में आप इतना पैसा अपने पास रखोगे। तो SLR अपने पास होता है, SLR बैंक के पास होता है, बैंक के पास आरक्षित होता है, ठीक। और ये CRR जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आरक्षित तौर पर रखा जाता है, ठीक है। और ये 4% और ये 18% ये किसका होता है, NDTL, एक टर्म आप लोग सुने होंगे, NDTL, ठीक। ये NDTL का परसेंटेज होता है। अब मैं आपको बताऊं कि NDTL क्या होता है। तो कोई बैंक है, ठीक है, उसमें पैसा जमा किया जाता है। जैसे मैं गया यूनियन बैंक में, ठीक है, यूनियन बैंक में मैंने कुछ पैसे जमा कर दिए, ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपये मैंने वहाँ पे जमा कर दिया, तो उसे मैं जब चाहूँ तब निकाल सकता हूँ कि नहीं। तो अगर मैं जब चाहूँ उसको निकाल सकता हूँ, तो वो हो गया क्या, डिमांड, मतलब मेरी जब डिमांड हो गई, जैसे यन का मतलब नेट डिमांड, तो जब मेरी डिमांड हुई मैं गया और पैसा जो है वो निकाल लिया, ठीक। और दूसरा होता है टाइम लिमिटेड। दूसरा क्या होता है, जैसे कोई RD कर दिया, ठीक है, कोई फिक्स डिपॉजिट कर दिया, तो वो तो जब चाहेंगे आप निकाल नहीं सकते, उसको आप तभी, एक टाइम लिमिट होती है, जैसे साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितनी की भी आपने FD कराई हो उसके बाद ही निकाल सकते हैं, ठीक। तो वही होता है, मतलब इनके पास जो पूरा पैसा है नेट, जो डिमांड का और जो टाइम लिमिटेड पूरा पैसा, वही NDTL होता है। इसी का कुछ परसेंट जो है CRR होता है और उसी का SLR होता है, ठीक। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
तो क्या हो गया, हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेपो रेट पढ़ लिए, रिवर्स रेपो रेट पढ़ लिए, CRR पढ़ लिए, SLR पढ़ लिए। एक टर्मिनोलॉजी और छूट रही है, वो है बैंक रेट। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि बैंक रेट है क्या। जो रेपो रेट था उसमें RBI जो है CB को, मतलब कॉमर्शियल बैंक को पैसा दे रहा था कुछ ब्याज पे, लेकिन वो सिर्फ एक रात के लिए दे रहा था या बहुत ही थोड़े समय के लिए दे रहा था, ठीक है। और जो बैंक रेट होता है, बैंक रेट में ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को बहुत ज़्यादा, मतलब 3 साल 4 साल या दीर्घ काल के लिए देता है, लंबे समय के लिए देता है। तो जब ज़्यादा समय के लिए देगा तो बैंक रेट, और कम समय के लिए देगा तो रेपो रेट हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये SLR का 18% क्यों अपने पास रखा है, CRR के रूप में 4% क्यों RBI के पास रखा है, केवल 78 करोड़ पर ही, मतलब केवल 78% पर ही ये कॉमर्शियल बैंक अपना क्यों व्यापार कर रहे हैं। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर मुझको कल को ये दिवालिया हो गया तो पैसा कहाँ से दिया जाएगा लोगों का, इसलिए ये दिवालिया ना हो, इसके मतलब दिवालिया मतलब बैंकरप्ट, इसके पास कुछ ना बचा हो, जैसे कि विजय माल्या वगैरह हैं, ये सब बैंकरप्ट, खुद को भगोड़ा साबित करके भाग गए हैं। उसी तरह कहीं ये भगोड़ा ना साबित हो जाएं, इसलिए इन्होंने CRR और SLR के रूप में इनको बांध के रखा है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिए और इतनी चीज़ें आपको रट जानी चाहिए। अब जब इतनी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ही ली तो लगे हाथ थोड़ा सा बैंकिंग का इतिहास भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आने के पूरे चांस रहते हैं। ठीक है, तो आइए एक नज़र तेज़ी से देख लेते हैं। तो अंग्रेज भारत में कब आए? लगभग 1600 में आए। क्या करने आए थे? भारत से मटेरियल लूटने आए थे, क्योंकि उनको पता चला था कि ये भारत सोने की चिड़िया है, मतलब इसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। तो आए ये व्यापार करने के लिए, और व्यापार करेंगे तो क्या पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे तो क्या बार बार इंग्लैंड रखने जाएंगे? नहीं। तो इसी के मद्देनज़र इन लोगों ने क्या की, बैंक की स्थापना की। कब की? एक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और किसके लिए? सिर्फ अंग्रेजों के लिए थी, कि मतलब सिर्फ अंग्रेज ही इसमें पैसा रख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके जस्ट कुछ सालों बाद क्या होता है? ये 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, और जस्ट इसके कुछ ही साल बाद बैंक ऑफ अवध का कॉमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, तो जैसे ये सिर्फ अंग्रेजों के लिए था, और जो 1881 था, 1881 में क्या किया गया? अवध कॉमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना की जाती है। और ये किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए भी था और भारतीयों के लिए, अंग्रेज प्लस भारतीय दोनों के लिए था। लेकिन इसके बाद लाला लाजपत राय ने कहा तुम लोग अपने लिए स्थापित कर लिए तो हम भी अपने लिए स्थापित कर लेते हैं। तो इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, मतलब पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी। ठीक है, कब करी थी? 1894 में पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा? लाला लाजपत राय। ठीक, फिर एक बड़े स्तर पर जो है 1926 में, कब? 1926 में एक यंग हिल्टन कमेटी का गठन किया गया। किसकी? यंग हिल्टन कमेटी का गठन किया गया कि देखो भारत में एक बैंक की स्थापना करनी है जिसका स्वरूप थोड़ा व्यापक हो। तो इस यंग हिल्टन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 1934 में सबमिट करी, जिसके आधार पे इसने कहा कि बिल्कुल भारत में एक बैंक होना चाहिए। तो इसी के आधार पर क्या बनता है? आरबीआई एक्ट 1934, और इसी एक्ट 1934 के आधार पर 1 अप्रैल
1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1935 1 अप्रैल। ठीक है। अब ये बताइए कि क्या उस समय भारत स्वतंत्र था? बिल्कुल नहीं था। तो भारत स्वतंत्र नहीं था तो इसमें जो पूंजी का निवेश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का था और पूंजीपतियों का था। तो फिर जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, जस्ट उसके 2 साल बाद, कब? मार्कर कहाँ गया? जस्ट उसके 2 साल बाद 1949 में क्या किया जाता है? राष्ट्रीयकरण। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण। मतलब इसमें जो है सरकार की पूंजी ज़्यादा हो जाती है, मतलब मोर देन 50% हो जाती है। ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब? 1949। ठीक है। और फिर उसके बाद इसी तरह जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता रहा। कब हुआ? 1969 में हुआ 14 बैंक का, ये रट लीजिएगा। और उसके बाद जो है 6 बैंक का हुआ था 1980 में। ठीक, 1980 में 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण होता है। ठीक है। फिर अभी हाल ही में करीब शायद मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद आ रहा है, 2018 में कुछ बैंकों का और विलय हुआ था। ये मैं देख के बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आरबीआई से संबंधित हो गई। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है कि शायद इस बार आ जाए। लीड बैंक योजना। क्या? लीड बैंक योजना। ये कब चलाई गई थी? 1969। ठीक है। 1969 में लीड बैंक योजना की स्थापना की गई थी। और एक इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी कब? रुकिए इसको साफ कर देते हैं। तब 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना करी जाती है। ठीक है। किसकी? इंपीरियल बैंक की। और ये इंपीरियल बैंक मिलके किससे बना था? बॉम्बे जो बैंक खुला था बंगाल में, बंगाल का बैंक, और बॉम्बे का, और मद्रास का, इन तीनों बैंक को मिला के इंपीरियल बैंक बनाया गया। और बाद में यही जो है जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन जाता है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बनता है, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एक और चीज़ें कि आपको बताना है कि अकवर्थ कमेटी किससे संबंधित थी। और दूसरा प्रश्न ये है कि आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जो रेल बजट और आम बजट है उसको एक कर दिया गया किस कमेटी के हिसाब से, और किस कमेटी की सिफारिश पर, और कब। ठीक है। और रही बात अर्थव्यवस्था में मौद्रिक नीति की, तो ये 100% यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। इसको आप जितनी बेहतरीन ढंग से पढ़ना चाहें पढ़ लीजिए, और अगर आप जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना पढ़ लिए तो प्रश्न 100% यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। और एक चीज़, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा और एक प्रश्न बनेगा पंचवर्षीय योजना से। अगर आप बहुत इधर उधर दौड़ भाग नहीं करना चाहते हैं, 5 नंबर जो अर्थव्यवस्था के हैं उसको हूबहू पकड़ लेना चाहते हैं, तो 1 नंबर यहाँ से ले लीजिए। 1 नंबर मैं आपको एज अ होमवर्क समझ लीजिए कि पंचवर्षीय योजना पूरी रट डालनी है, पूरी की पूरी पंचवर्षीय योजना। 2 नंबर कवर हो गया। और 2 नंबर जो है वो करंट अफेयर से यहीं से आ जाता है। ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मैं बीच बीच में ऐसे वीडियो डालता रहूँगा। और ये वीडियो नहीं, सीधे नंबर हैं। ठीक है। तो धन्यवाद।